जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज आप यहां पे 1027 नंबर की क्लास को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं, हम और आप यहां पे लाइव जुड़े हुए हैं भारत के सभी एग्जाम्स के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। दोस्तों आज हम 26 सितंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसे अपनी नोटबुक पर नोट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन थॉट है। तो मोटिवेशन थॉट है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों बस आप मेहनत करते रहो शांति से, आप बस अपने ऊपर काम करते रहो, आप अपने आप को एक प्रोडक्ट समझो। जब आप यहां पे सफल होगे तो पूरी दुनिया कहेगी कि मैं तो जानता था कि ये सफल होने वाला है, मैं तो जानता था कि ये मेरा दोस्त है। आपका दुश्मन भी आपको अपना दोस्त बना लेगा। तो बस उस समय का इंतजार करिए, मेहनत करते रहिए, कभी भी मत रुकिए, कभी भी मत थकिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। देखिए आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स से रिलेटेड। तो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 पेश की गई है। इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। भारत को थर्ड प्लेस यहां पे मिला है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा। भारत को तीसरा स्थान यहां पे मिला है। आइए जानते हैं विस्तार से इस न्यूज के बारे में, इस करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पे ये जो इंडेक्स है किसने जारी किया है? ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान के द्वारा इसे यहां पे जारी किया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स को जारी किया है और इसने बताया है कि अमेरिका और चाइना यहां पे दोनों टॉप कंट्रीज हैं। उसके बाद एशिया में भारत का तीसरा नंबर आता है। भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो 2023 की जो रिपोर्ट है, भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया था, लेकिन इस बार भारत की स्थिति को और भी सुधार दिया गया है। भारत यहां पे थर्ड प्लेस पे पहुंच चुका है। भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है और तीसरा सबसे शक्तिशाली देश यहां पे बना है। और पहली बार यहां पे तिमोर लेस्ते को भी स्थान दिया गया है। तिमोर लेस्ते देश को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से कंट्रीज हैं जो टॉप सबसे शक्तिशाली देश हैं? तो सबसे पहला अमेरिका है जिसके पास 81.7 पॉइंट्स हैं। दूसरा चाइना है, 72.7 पॉइंट है। थर्ड इंडिया है, 39.4। फोर्थ जापान, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ रशिया, सेवेंथ यहां पे साउथ कोरिया, 8 सिंगापुर, 9th इंडोनेशिया और 10th यहां पे थाईलैंड है। तो टॉप 10 कंट्रीज है जो मोस्ट पावरफुल यहां पे नेशन बताए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब आइए बढ़ते दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसे हम IFFI कहते हैं, 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। वेयर विल बी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 इज गोइंग टू बी हेल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका सही है, माफ कीजिएगा, न्यू दिल्ली में कह रहा हूं, गोवा। हमेशा से जितने भी आयोजन होते हैं वो सारे गोवा में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम सारी डिटेल्स को भी समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो आइए यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये गोवा में ऑर्गेनाइज होगा, नवंबर मंथ में होगा। 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये इस बार कौन सा एडिशन है? तो 55 नंबर का एडिशन है। 55वां इसका संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में हुई है। 1952 से इसकी शुरुआत हुई है और एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक बहुत बड़ा फिल्म महोत्सव है और ये गोवा में ही आयोजित किया जाता है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा है, ये सब मिलकर के इसे आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। 2004 से गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको भारत के बहुत सारे सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में बताने वाला हूं जो कल्चरल फेस्टिवल अभी हाल ही फिलहाल हुए हैं और उनके मंथ भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जनवरी मंथ में होता है जयपुर राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यह फेस्टिवल किस महीने होता है।
पुरी बीच महोत्सव की हम बात करें तो नवंबर महीने में पुरी बीच महोत्सव होता है। कहां पर? पुरी कहां पर है दोस्तों? पुरी उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य महोत्सव, जो कि दिसंबर मंथ में होता है, कोणार्क उड़ीसा में। हॉर्नबिल महोत्सव ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होता है, नागालैंड में होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। हॉर्नबिल एक प्रकार का बर्ड है जिसकी पूजा की जाती है। फिर है त्रिशूरपुरम, जो कि अप्रैल और मई महीने में होता है और ये त्रिशूर केरल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर है काला घोड़ा महोत्सव, कहां पर होता है? मुंबई महाराष्ट्र में होता है, फरवरी मंथ में होता है। रण उत्सव ये गुजरात में होता है, नवंबर से लेकर फरवरी महीने में। हम्पी महोत्सव, हम्पी कर्नाटक में होता है और नवंबर मंथ में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि दिसंबर महीने में होता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फरवरी मंथ में होता है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल पढ़ा दिए जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर। ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded Odisha एकलव्य अवार्ड 2024? The right answer will be प्रत्यक्ष रे। क्या नाम है इनका? प्रत्यक्षा रे को ये अवार्ड मिला है। प्रत्यक्षा रे को मिला है। प्रत्यक्षा रे स्विमर है, प्रत्यक्षा रे तैराक है, मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं। तो इनको मिला है एकलव्य पुरस्कार। तैराक प्रत्यक्षा रे को बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। देखिए फरवरी 2024 पे गुवाहाटी में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इन्होंने 6 मेडल जीते हैं, इसमें से 4 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और एक यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है। इस वजह से इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इस अवार्ड में कितनी राशि मिलती कैश? तो 7 लाख रुपए आपको कैश प्राइज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा इस अवार्ड में। इसके अलावा जो यहाँ पे स्प्रिंटर हैं, धावक हैं डोंडापति मृत्युम जयराम, आप यहां पर देख सकते हैं, ये स्प्रिंटर है। ठीक है। और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तन्वी पत्री, इनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो आप यहां पे प्रत्यक्षा रे को देख रहे हैं जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है। हमारी पूरी क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होती है ताकि आपको हर एक चीज आपको यहीं पे याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए, आप हर चीज को रिलेट कर पाए। अब दोस्तों बात यहां पे एकलव्य पुरस्कार की आई है, तो मैं आपको एकलव्य पुरस्कार के बारे में समझा देता हूं, कब से शुरुआत किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना है 1993 में हुई है और यहां पे एक संगठन है, इसका नाम है इम्पैक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो IMFA के द्वारा किया जाता है। IMFA के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। ओडिशा का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो एकलव्य पुरस्कार है और हर साल यहाँ पे ओडिशा के खिलाड़ियों को दिया जाता है जो लास्ट 2 इयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये वैसा ही अवार्ड है जैसा कि द्रोणाचार्य है, जैसा कि अर्जुन पुरस्कार है, लेकिन उसमें लास्ट 4 इयर्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है नेशनल इंटरनेशनल में उसको ये अवार्ड मिलता है। वहीं पे एकलव्य में लास्ट 2 इयर्स में जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उन खिलाड़ियों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। ठीक है। आप ओडिशा करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स पे पढ़ाया था, जो अग्निवीर हैं उनको 10% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। ओडिशा सरकार ने फैसला किया है उनकी राज्य की सैन्य सेवाओं में ओडिशा सरकार को 10% का आरक्षण देगी। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहां पर सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मांझी साहब हैं और यहाँ पे सुभद्रा योजना की इन्होंने शुरुआत की। क्या है सुभद्रा योजना? तो अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, हर साल 10,000 रुपए मिलेगा, 1 साल में आपको 2 किस्तें मिलेगी महिलाओं को। ठीक है। तो ये इस योजना के बारे में हमने आपको बताया है। दोस्तों पहला राइस ATM यहां पे लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार से आप पैसा निकालते हैं उसी प्रकार से आप राइस निकाल सकते हैं। अनाज ATM है, आप यहां पे पैसा डालेंगे और यहां से राइस निकलेगा। ओडिशा में देश का सबसे पहला राइस ATM लॉन्च किया गया है। सुरमा पाड़ी की हम बात करें तो ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष अभी बनी है, आपको यह भी याद रखना है। तो सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया जो ओडिशा से रिलेटेड था। अब आइए यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा की प्रारंभ की है? तीसरा क्वेश्चन है
मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आपका दिमाग अलर्ट मोड पे सोचता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। केवीएस मणियन किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? केवीएस मणियन हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक? द राइट आंसर विल बी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को यहां पे नया मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गया है और इनका नाम है केवीएस मणियन। क्या नाम है? केवीएस मणियन इनका नाम है। मेरे पीछे आप केवीएस मणियन को देख सकते हैं, इनकी तस्वीर को। तो फेडरल बैंक एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है, आपने नाम सुना होगा, कई जगह कई चौराहे पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फेडरल बैंक का जो मेन हेडक्वार्टर है वो केरल के अलुवा में है और इसके जो फाउंडर है वो है केपी हॉर्मेस। इस बैंक की स्थापना त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में की गई थी 1931 में, 1931 में। अब इसे फेडरल बैंक के रूप में आप जानते हैं। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं बैंक की, तो बहुत सारे सार्वजनिक बैंक के प्रमुख अभी हाल ही फिलहाल बदले भी गए हैं और आपको इन नामों को भी याद रखना चाहिए। एसबीआई के नए अध्यक्ष यहां पे बने चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर देवदत्त यहां पे देवदत्त चंद है। ठीक है, रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी हैं और सीईओ हैं। कैनरा बैंक के हैं सत्यनारायण राजू और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मातम वेंकट राव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको बैंकों के एमडी भी याद होने चाहिए, एग्जाम में आपको डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स बायर फ्रॉम इंडिया? तो सबसे बड़ा जो खरीदार देश बना है, जो भारत से हथियार खरीद रहा है, वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया इसका सही आंसर है। तो आप यहां पे आइए देखते हैं कौन कौन से हथियार यहां पे आर्मेनिया भारत से परचेस कर रहा है और सबसे बड़ा बायर बना है। तो आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और हॉविट्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन, ये सारे जो डिवाइसेस है, जो हथियार है, इसके साथ साथ गोला बारूद है, ये सारा कुछ यहां पर आर्मेनिया ने भारत से खरीदा है और सबसे बड़ा बायर बन चुका है। ठीक है, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से लगभग $600 मिलियन के हथियार यहां पे परचेस किए हैं। एक समय था जब भारत यहां पे केवल बाय करता था, अब भारत एक्सपोर्टर भी हो गया। भारत इस पे फोकस भी कर रहा है कि हम लगातार हथियार सप्लाई दूसरे देशों को भी करें ताकि हमारे देश की इकोनॉमी डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो जाए। भारत इस पे फोकस कर रहा है। अब दोस्तों बात यहां पे आर्मेनिया की आई है, तो आर्मेनिया की लोकेशन भी जानना तो बहुत जरूरी है। आइए यहां पे आर्मेनिया की लोकेशन को देखते हैं। आर्मेनिया कहां पर है, आर्मेनिया कहां पे लोकेटेड है, आइए यहां पे जानते हैं। तो आप ये देखो, आप आर्मेनिया यहां पर आप देखो, ये आर्मेनिया की लोकेशन है इंडिया के रिस्पेक्ट में, आप यहां पर देख रहे हैं। अब इसके पड़ोसी देशों को यहां पर देखते हैं। तो आर्मेनिया के बगल में आपको टर्की, आपको ऊपर जॉर्जिया, अजरबैजान और यहां पर ईरान, ये आपको पड़ोसी देश देखने को मिल रहे हैं। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन इसकी कैपिटल है। तो यहां पर टर्की से लगा हुआ है, जॉर्जिया से लगा, अजरबैजान से लगा, ईरान से लगा हुआ है। आर्मेनिया का जो करेंसी यूज होता है वो है आर्मेनियाई ड्राम। क्या है? आर्मेनियाई ड्राम। यहां के अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है वहागन खाचतूरियन और यहां के प्राइम मिनिस्टर है निकोल पाशिनयान। ठीक है, यहां पे जो करेंसी है वो ड्रम मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो डिफेंस से रिलेटेड है उसे यहां पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ जिसे हम कहते हैं युद्ध अभ्यास। ये कहां पर हुआ है? राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों हाल ही में आईएनएस तवर जो है जर्मनी के हैम्बर्ग की यात्रा के लिए भेजा गया, जो कि भारतीय युद्धपोत है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि जर्मनी किसे भेजा गया, तो आईएनएस तवर को भेजा गया है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहां पे नॉलेज फैक्ट्री में नदियों के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख नगर हैं, आजकल पूछे जाते हैं, उसे भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोम जो है इटली की कैपिटल, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में फ्रांस में ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक हुआ है। आपसे डेफिनेटली ऐसा प्रश्न पूछेगा
कि जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है वो किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे सीन नदी के किनारे है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, इसको याद करना बहुत आसान है, और इस नदी का नाम मास्कोवा है, ठीक है। सुडान की यहां पर देखिए खार्तूम है, और खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है। तो इंपॉर्टेंट जीके को भी हम यहाँ पे बीच बीच में डिस्कस जरूर करते रहेंगे, ताकि आपका बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर जीके दोनों स्ट्रांग हो जाए। अब भैया बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहां मिलेगी, स्टडी कर एप्लीकेशन की। तो स्टडी कर एप्लीकेशन की पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है डेली करंट अफेयर्स की, और ठीक आधे घंटे के बाद मिलती है। आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना। तो ई बुक्स में आपको हर महीने की मासिक पत्रिका, हर महीने की आप मंथली करंट अफेयर्स, और यहाँ पे ये आप मंथली करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैराथन क्लास आपको यहाँ पे मिलती है, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, यानी कि 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक जिसे चाहिए जनवरी से लेकर सितंबर तक, वो यहां से पढ़ सकता है। 500 एमसीक्यू के साथ यहाँ पे है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी। लगभग 200 पन्ने की ई बुक है, आप इसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट दीजिए, तो वहां पे आपको फोटोकॉपी वाला प्रिंट आउट दे दे, वो सस्ता पड़ेगा आपको। इसके बाद आप यहां पर देखो कि मंथली करंट अफेयर्स तो आपको पता चल गया, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी की भी ई बुक चाहिए वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। 25 सितंबर का रिजल्ट हमारे पास है। जो टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे डेली टेस्ट होता है, यहाँ पे डेली टेस्ट होता है, डेली करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं ट्रिपल आर स्टैटिक जीके। तो यहाँ पे निगामा नंदा खटई इन्होंने टॉप किया है, कनिका सेकंड है, अशोक यादव थर्ड है, निमी फोर्थ है, प्रवीण फिफ्थ है, साक्षी सिक्स है, संजीव सेवेंथ है, दीपाली सिंह 8th है, सोनम अंबेडकर 9th है। तो यहाँ पे टॉप 10 डेली हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। स्टैटिक जीके का बुक का रिजल्ट आज नहीं आ पाया है, ये कल का ही रिजल्ट है, तो कल हमें टीम लगा करके देगी, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेस्ट पास में जाओगे तो यहाँ पे 3000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में देखने को मिलेंगे, याद रखना। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में मंथली करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होता है, जनवरी से लेके अगस्त तक का आप हर महीने का 240 क्वेश्चन का टेस्ट भी लगा सकते हो। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब आइए बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर, छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में पीएम मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? और यहां पे कहा है कि पीएम मोदी और कौन सा यहां पे फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप है जिन्होंने इमीडिएट रिफॉर्म कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। तो देखिए G4, यहां पे G4 कौन कौन से देशों से बना, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप समझिए कि G4 जो कंट्रीज है, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होने की जरूरत है, बहुत सालों से सुधार नहीं आया है, अब सुधार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और 4 देशों के समूह के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने संयुक्त सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का यहां पे आह्वान किया है। और अभी 79 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि जनरल असेंबली है, सितंबर महीने में यहाँ पे डिस्कशन होता है ग्लोबल मुद्दों पर, और यहाँ पे किस प्रकार से हम जो पीस को ला सकते हैं, जितने भी चुनौतियां आती हैं उन सब का डिस्कशन होता है, यूनाइटेड नेशन में ही होता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है यूएनएससी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है इन्होंने, आइए जानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भविष्य के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए इन्होंने कहा है कि हमें सुधार करने की जरूरत है, यानी भारत को भी इसका हिस्सा बनाना चाहिए। G4 में कौन कौन से देश आते हैं, तो जापान आता है, जर्मनी आता है, ब्राजील आता है, भारत आता है। तो ये 4 देशों से बना है G4, ठीक है। G4 कब बना था? 2005 में G4 बना था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बना था। और ये चारों देश चाहते हैं कि हमें स्थायी सीट मिले, तो परमानेंट सीट मिले, हमें अस्थायी सीट ना मिले। अब समझते हैं कि स्थायी सीट है क्या, तो यूएनएससी है क्या? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है, एक अंग है यूनाइटेड नेशन का, जिसका काम होता है पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, जो बिल्कुल से नहीं हो पाया है। वरना पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे हिंसा नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, युद्ध के आसार नहीं बनते। तो सुरक्षा परिषद में टोटल अभी 15 सदस्य हैं, इसमें 5 परमानेंट हैं और 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट हैं। तो इस प्रकार से 5 परमानेंट है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 परमानेंट हैं। और यहाँ पे हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है,
तो यहाँ पे 10 जो मेंबर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर, उनको वीटो पावर मिला है। वीटो पावर क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी मुद्दा उठाया जाता है और यहाँ पे जैसे भारत को लाना है हमको, तो 5 जो देश हैं, ये 5 देश चाहेंगे तभी भारत यहाँ पे परमानेंट जो है उसको यूएनएससी में यहाँ पे मेंबरशिप मिलेगी। अगर किसी ने भी वीटो लगा दिया तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो ये पावर होती है किसी बहुत सारे मुद्दे में, मतलब जब डिस्कशन होता है तो इन 5 देशों को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है। भारत भी चाहता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले, भारत को भी परमानेंट सीट मिले यूएनएससी में। क्लियर है? अब आइए देखते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया है? द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू ट्रैम सर्विस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो देखिए जो ट्रैम सर्विसेज है कोलकाता में चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है। अभी मैं आपको ट्रैम सेवा दिखाऊंगा, बड़ी शानदार है। तो जिस मेट्रो के बारे में हम आज सोचते हैं, तो ऐसी मेट्रो पर बहुत ही छोटे लेवल पर चल रही है, उसे ट्रैम सेवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप कोलकाता जाओगे तो आपको कोलकाता के कुछ जगहों पर इस प्रकार से ट्रैम सेवा देखने को मिलेगी, सड़कों के बीच में ट्रेन यहां पे चलती है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता शहर के कुछ हिस्सों को छोड़कर शहर की बहुत सारे जो ऐतिहासिक ट्राम सेवा है उसको क्लोज करने का फैसला बनाया, योजना बना रही है, ठीक है। कुछ जगहों को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे बंद कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ट्राम सेवा को बंद क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण है शहर में ट्रैफिक जाम बहुत होता है, इतनी रफ्तार से भी नहीं चलती और ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, पूरी जगह ये घिरती है और जो सड़कें हैं वहां पे जो मेन सड़कें वहां से चलती है। तो इस वजह से ट्रैफिक जाम के कारण की वजह से ट्रैम सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। अब ट्रैम सेवा स्टार्ट किसने किया था? तो ट्रैम सेवा को स्टार्ट करने का श्रेय जाता अंग्रेजों को। उन्होंने ट्रैम प्रणाली की शुरुआत की थी और कोलकाता में, बाद में बॉम्बे में, चेन्नई, दिल्ली, नासिक और यहाँ पे बाकी जगहों पर भी इसकी पेशकश थी। तो यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में यहाँ पे चल रही थी। 1873 में अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में ट्रैम की शुरुआत की गई थी और अब यहाँ पे धीरे धीरे से बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी बाउंड्री देखो तो नेपाल को लगती है, आप इधर देखो तो भूटान को इसकी बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश को भी लगती है। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल ही लगता है, याद रखना। आपने यहां पे इंटरनेशनल कंट्रीज के बारे में पढ़ा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीनों देशों को इसकी स्पर्श होती है। अब देखो राज्य देखते हैं तो पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य झारखंड है और तीसरा राज्य यहां पे ओडिशा है, चौथा राज्य सिक्किम है और यहां पे 5वां राज्य असम है, ठीक है। तो यहां पे 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, तो ये भी आपने पढ़ लिया। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, ममता बनर्जी दीदी जी यहाँ की मुख्यमंत्री, जिनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी इनके पार्टी का नाम है। विधानसभा सीटें 294 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और यहाँ पे लोकसभा सीटें 42 हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने किस शहर में सैनिक स्कूल खोलने का, यहां पे सैनिक स्कूल खोला है, उद्घाटन किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहां पे सैनिक स्कूल खोला है? तो सैनिक स्कूल यहां पे जयपुर, यहां पे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, राजस्थान में जयपुर में सैनिक स्कूल यहां पे खोला गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं तो राजनाथ सिंह लिखा हुआ है, राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री भारत सरकार। और यहां पे जो आपको राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिख रही हैं, ये दिया कुमारी जी राजघराने से बिलोंग करती हैं। 23 सितंबर को ये खोला गया, यहां पर आप देख सकते हैं। तो जयपुर में नया सैनिक स्कूल का यहां पे उद्घाटन किया गया है और ये पीपीपी मोड में है। अब ये पीपीपी मोड क्या है? देखिए सरकार ने पहले भी फैसला किया था कि भारत में और भी सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन पीपीपी मोड में खोले जाएंगे। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का भारत सरकार का विजन है। तो पीपीपी मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी जो पूरी फंडिंग होती थी वो गवर्नमेंट की फंडिंग होती थी, लेकिन अब जो फंडिंग होगी सरकार और जो निजी क्षेत्र हैं दोनों मिलकर के इस योजना पे काम करेंगे, दोनों मिलकर के जनता की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो यहां पे गवर्नमेंट भी और यहां पे साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र हैं दोनों मिलकर के यहां पे इसको आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी स्कूलों के सहयोग से बनाया जाएगा
अब यहाँ पे 45 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। अभी 40 स्कूलों ने काम करना भी शुरू कर दिया है और जयपुर का सैनिक स्कूल उनमें से एक है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के करंट अफेयर्स को आइए पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु युद्ध अभ्यास ये कहां पर आयोजन किया गया है, तो राजस्थान के अजमेर जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जो चिकित्सा शिक्षा है वो हिंदी में कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहां पर होता है, तो राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वासुदेव देवनानी बने। वासुदेव देवनानी यहां पे बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 9वां प्रश्न, हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? Who has won the doubles title of Hangzhou Tennis 2024? तो हांगजो टेनिस 2024 का युगल का खिताब यहाँ पे जीवन और यहाँ पे विजय सुंदर ने मिलकर के जीता है। अब आई जानते हैं हांगजो टेनिस ओपन के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले आप जीवन नेदुन चेंजियान और विजय सुंदर प्रशांत को आप देख रहे हैं इमेज में, और इन्होंने 2024 का हांगजो ओपन खिताब यहाँ पे जीता है। और यहाँ पे जीवन का ये दूसरा एटीपी खिताब है। इसके साथ इन्होंने 2017 में रोहन बोपन्ना के साथ 2017 में चेन्नई ओपन जीता था। रोहन बोपन्ना के बारे में अगर हम बात करें तो इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स था इन्होंने जीता है और सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लेने की भी घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स खिताब भी जीता था मैथ्यू एबडन के साथ। आपको याद होगा मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, तो ये एग्जाम में डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हांगजो टेनिस ओपन जो है ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये शानदार जगह आप देख सकते हैं। चाइना अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। चाइना अपने बहुत ही मतलब आप देखो चाइना जो है बिल्डिंग आर्किटेक्चर में बहुत आगे है। तो यहाँ पे हांगजो चाइना में ये ऑर्गेनाइज किया गया। 2024 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। वहीं पे सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो क्रोएशिया के मारिन चिलीक हैं, इन्होंने इसे जीता है, सिंगल्स का खिताब जीता है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, चारों ओपन के विनर मैं आपको एक तरफा दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले पुरुष एकल खिताब यानिक सिनर ने जीता था, इटली के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है, बेलारूस की प्लेयर है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल्स टाइटल जीता इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है। विंबलडन ओपन को यहाँ पे पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी हैं। बारबोरा क्रेजिकोवा है, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है। लास्ट में भी रिसेंटली में यूएस ओपन हुआ। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन जो है यहाँ पे यानिक सिनर ने से जीता है, इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब आरान्या सबलेंका ने जीता जो कि बेलारूस की प्लेयर है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर, आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर। 41 नंबर के भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? तो देखिए 41st जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है, राजनाथ सिंह हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब भाई यहां पे जानते हैं। तो राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली में 41 नंबर के भारतीय तटरक्षक या कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किस प्रकार से हमारी जो अभी हमारी तटीय सुरक्षा बढ़ाई जाए, हम कैसे और भी आने वाले चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उस सभी को देखते हुए ये सम्मेलन का यहाँ पे 3 दिनीय सम्मेलन चला है। जो भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो एक प्लेटफॉर्म है कैसे हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और जो जनरल मुद्दे उस पर डिस्कशन किया गया, आप इमेज में देख सकते हैं। ये 24 से लेकर 26 सितंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चला है। अब दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में यहां पे हम जानते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया और हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना इनका उद्देश्य है और ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। समुद्री तस्करी को रोकना और आतंकवाद को भी रोकना, इन सब का काम इनका उद्देश्य है आईसीजी का। अभी रिसेंटली में एक घटना हुई है दोस्तों, और राकेश पाल है, इनका हार्ट अटैक की वजह से इनका डेथ हो गया है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये इसके डायरेक्टर जनरल थे।
दोस्तों हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब यहां पे ट्रिपल आर सेशन पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे स्टार्ट हो जाइए, कमेंट बॉक्स पे आंसर आप दीजिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा महिला टी20 कप किस देश में ट्रांसफर किया गया है? तो इसे यूएई में से ट्रांसफर किया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा शुरू करेगा? तो अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा क्रोएशिया यहां पे शुरू कर रहा है 2025 से, मैंडेटरी। 26 नंबर के C8 क्रिकेट पुरस्कार में वर्ष का सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कैसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को सबसे बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे तरल जल की यहां पे खोज की गई है, मार्स इसका राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? तो 89.49 मीटर का भाला फेंक करके सबसे बेस्ट थ्रो किया। भारत और किस देश के बीच में आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना को यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया है। भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं, गिरधर अरमाने की जगह पर। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डीजी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अभी हम इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, राकेश पाल जी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मान्या चिवाड़ी किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो मान्या चिवाड़ी ये महाराष्ट्र राज्य का सबसे पहला 16 सिटी सौर गांव बना है। दोस्तों अब यहां पे कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो 25 सितंबर के करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े हैं। तो कमेंट बॉक्स पे वापस से रेडी हो जाइए। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम यहां पे रखा जाएगा। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है, गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आईसीएमआर को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो बोस्टन, लॉस एंजलिस में यह भारतीय दूतावास खोला जाएगा। 25 नंबर के आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओलेग कोनेनेको और निकोलाई चूब ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे कितने दिनों तक रहकर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 374 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? तो पुणे में यह स्थापित किया गया है। किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है? तो कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत क्वाड देशों ने मिलकर की है, सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए। हारिनी अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहां पे श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है हारिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो भारत की जो नई एयरलाइन है इसका नाम है शंख एयर, जिसे हाल ही में अप्रूवल दिया गया है। दोस्तों अब यहां पे ल्यूसेंट जीके में आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट जीके एमसीक्यू में। आइए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? अगर हमें यहाँ पे स्ट्रांग बनाना है रबड़ को, तो इसमें हम गंधक के साथ गर्म करेंगे, सल्फर के साथ हीट करेंगे। फलों का जो मीठा स्वाद होता है उसका क्या कारण है? द रीजन फॉर स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट। तो देखिए फलों का मीठापन फ्रक्टोज की वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से मीठापन होता है। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट कोई भी आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज भी कार्ब्स का एग्जांपल है, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन C और OH तीनों का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लोरीन के एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन को अगर आप एथिलीन से मिलाएंगे तो आपको एथिलीन क्लोराइड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एथिलीन क्लोराइड। इनमें से कौन सा डायनामाइट का मुख्य घटक है? डायनामाइट में मेनली किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट में। दोस्तों 26 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 10th है।
पहली रैंकिंग रशिया की है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री मांझी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत की है सुभद्रा योजना की। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। येरेवन किस देश की कैपिटल है? तो आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है, आर्मेनिया की राजधानी है। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है। रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। इटली की कैपिटल रोम टाइबर नदी के किनारे है। यूनेस्सी में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो यूनेस्सी में यहां पे 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हरिभाऊ बागड़े किस राज्य के गवर्नर है? तो हरिभाऊ बागड़े राजस्थान राज्य के गवर्नर है। यानिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो यानिक सिनर का संबंध इटली से। किससे? इटली से। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यहां पे आप स्टैटिक जीके की बुक आप डेली पढ़ रहे होंगे, डेली टेस्ट दे रहे होंगे, डेली पेज वाइज टेस्ट दे रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक इस बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे पिन किया हुआ है। सेकंड वाली लिंक है ऑर्डर बुक फ्रॉम वेबसाइट। तो बहुत सारे बच्चे डेली टेस्ट दे रहे हैं। आज पेज नंबर आपको 13 और 14 पढ़ के आना है। अभी हम पेज नंबर की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं, 2-2 पेज हम यहां पे देंगे। तो 13 और 14 पेज पढ़ के आइएगा। 11 बजे आपका टेस्ट होगा। ये स्ट्रैटेजी की बुक आप इसमें 81 टॉपिक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर। आप वहां पे जाएंगे तो आपको उसकी पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप यहां पर देखिए, आप स्टडी कर एप्लीकेशन से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप जब जाएंगे तो आप मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हैं हर मंथ का, और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको रेगुलर पीडीएफ और अपडेट्स मिलते रहते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।